और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, जिसमें आगे जाके वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आर्ट्स, स्पेशली फ़नून लतीफ़ा जो हैं वो किसी भी सिविलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ग्लोबली कितने वाइटल हैं। हमारी जो डिस्कशन है उसका स्टार्ट होता है मुग़ल गोल्डन पीरियड से, 16 टू 17 सेंचुरी का वो पीरियड, जब अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में सब कॉन्टिनेंट का एक इमेज जो है वो उभर के सामने आता है, जिसमें आर्ट्स, आर्किटेक्चर और लिटरेचर जो है वो फ्लरिश करता है। ये वो दौर है कि जब सोसाइटी में रिलीजियस टॉलरेंस, सोशल प्रोग्रेस हमें नज़र आती है, लिटरेचर की ग्रोथ नज़र आती है, एक रिलीजियस डिबेट भी हमें नज़र आती है, और इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट सिविलाइजेशन की वैल्यूज़ के साथ जो है उसका एक मीटअप और अमलगमेशन नज़र आता है। और इन तमाम अमलगमेशंस के नतीजे में जो हम अगर इसकी कल्मिनेशन देखें तो वो हमें नज़र आता है मोहब्बत का एक सिंबल, ताजमहल। और ये वो सिंबल है कि जिसके साथ साथ और कई मुग़ल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो उस दौर से जुड़ी अफ़साने, कहानियाँ और दास्तानें जो हैं वो सुना रहे हैं। मुग़ल गोल्डन पीरियड के साथ ही साथ अगर हम कंपैरिज़न में रेनेसांस पीरियड को थोड़ा सा क्रिटिकली अगर उस पर डिस्कस करें और बात करें, तो रेनेसांस ह्यूमनिज़म जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है रीज़निंग, थिंकिंग, रिसर्च, और इन तीनों चीज़ों से जो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है प्रोड्यूस हो रही है वो हैं आर्टिस्ट एमर्ज हो रहे हैं एज साइंटिस्ट्स। यानी आर्टिस्ट जो है वो मैथमेटिशियन भी है, फ़िलासफ़र भी है, पेंटर भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है, और इसमें एक नाम जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आइकॉनिक बन जाता है वो है लियोनार्डो डा विंची। और लियोनार्डो डा विंची के वो तमाम काम जो कि साइंस से, जदीद उलूम से और आर्ट से जुड़े हैं, उसका एक कमाल कल्मिनेशन है जो इस पीरियड में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। मुग़ल पीरियड की और रेनेसांस पीरियड की अगर हम बात करें कि इनमें कॉमन एस्पेक्ट क्या था, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या कर रहे थे, ये ओल्ड नॉलेज को न्यू पीरियड जो है उसकी लाइट में रिव्यू कर रहे थे। मुग़ल पीरियड की जो लेगेसी है ये तब्दील हो जाती है जब औरंगज़ेब केम टू पावर, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर टैक्स लगता है, यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिख जो हैं उनको ऑप्रेस किया जाता है, गुरु तेग बहादुर सिंह की इस्लाम ना कबूल करने की कहानी, और आर्ट और म्यूज़िक को बैन कर दिया जाता है। और इन तमाम चीज़ों से मुग़ल जो लेगेसी थी और मुग़ल जो एम्पायर था उसका डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाता है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, बुक्स और न्यूज़पेपर्स के प्रिंट होने से इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन जो है वो फ्लरिश करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सब कॉन्टिनेंट में भी ये तकरीबन 16th सेंचुरी में जो इसके हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस, जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है, वो यहाँ पर आ जाता है। आगे चल के एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन यानी 1920s और 30s में जो है वो है रेडियो। अब रेडियो आने के बाद जो न्यूज़ की ब्रॉडकास्टिंग है वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो दुनिया में इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन में एक इनकलाब था। वो है टेलीविज़न। अब मूविंग विजुअल्स जो हैं वो भी न्यूज़ के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ ऐड अप हो रहे हैं। एंड देन मूविंग ऑन, उसके बाद इंटरनेट एक ऐसा इनकलाब था जिसने पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन की जो हिस्ट्री है उसको, उसके पूरे जो कोर्स है उसको तब्दील कर दिया। समझ लें कि अब आप कंटेंट के लिए मीडिया से के बाउंड नहीं हैं, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस वक्त चाहें इंफॉर्मेशन को एज़ पर द कन्वीनियंस ऑफ योर टाइम अप्रोच कर सकते हैं। प्रिंटिंग के एवोल्यूशन से यूरोप तब्दील हो जाता है। इसी तरह इंटरनेट के एवोल्यूशन से ये पूरी दुनिया बदल चुकी है। अब हम बात करते हैं कि आर्ट बेसिकली करता क्या है। आर्ट एस्थेटिक्स की बात करता है, थिंकिंग को प्रमोट करता है। लेकिन ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन तमाम लोगों को समझने के लिए कि जो आर्ट को पढ़ना चाहते हैं, आर्ट को समझना चाहते हैं या आर्ट को एज ए कैरियर लेना चाहते हैं। तो ये वो दो वाइटल
वर्ड्स हमें बड़ा हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि बेसिकली आर्ट का कितना क्रिटिकल रोल है एक सोसाइटी की ग्रोथ में और एक सोसाइटी को प्रमोट करने में। तो आगे चल के अब हम इसकी कुछ डिटेल्स जो हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि ये है क्या और वाकई में ये एस्थेटिक्स और ये जो थिंकिंग की प्रमोशन है ये कैसे जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है एक सोसाइटी। सॉफ्ट पावर का एक कॉन्सेप्ट, इसको समझने के लिए जोसेफ नाय की ये जो कोट है इसको अगर हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जो ये कहती है कि द एबिलिटी टू ऑब्टेन अ प्रेफर्ड आउटकम बाय अट्रैक्शन रादर देन कोअर्जन और फोर्स, यानी इमोशनल फीलिंग्स जो हैं उनके ज़रिए ही आप दुनिया को अपनी कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो प्रमोट कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इमोशनल फीलिंग्स को समझने के लिए फ्रांसिस स्टोनर की एक किताब द कल्चरल कोल्ड वॉर ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये एक्चुअली होता कैसे है। ये किताब ये बताती है कि कल्चर किस तरह से एक वाइटल रोल प्ले करता है वैल्यूज़ को और आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए। जैसे हॉलीवुड जिसने यूएस जो वैल्यूज़ थी लिबरलिज़म की और कैपिटलिज़म की उनको प्रमोट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड अगेंस्ट कम्युनिज़म। हॉलीवुड की एक फिल्म रॉकी वर्सेस ड्रैगो, लिबरलिज़म वर्सेस कम्युनिज़म, यानी ये दो कैरेक्टर्स हैं जिनको आपस में एक फ़िल्म के ज़रिए दिखाया गया है। और ये रॉकी जो है वो बड़ा आज़ाद ख्याल और बड़ा लिबरल माइंडेड एक बॉक्सर है वर्सेस एक बड़े रोबोटिक और रिजिड और हाईली ट्रेंड और हर वक्त एक मोनोमैनियकल सा जो एक इंसान है उसके मुकाबले में जो कि कम्युनिज़म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, वियतनाम की जो वॉर है उसमें रैम्बो 2, अब वियतनाम की वॉर यूएस हार गया, लेकिन फ़िल्म जो है उसमें ये दिखाया गया कि जो वियतनाम की वॉर है वो यूएस जो है वो जीत जाता है। यानी इमोशनल एस्पेक्ट्स को यूज़ करते हुए एक अपने आइडियाज़ और अपनी वैल्यूज़ जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाई गई। तो बॉलीवुड जो कि हॉलीवुड की कॉपी कर रहा है, तो कॉपी करने के साथ साथ वो अपने आइडियाज़ को भी प्रमोट कर रहा है और वो पूरी दुनिया को अपने वैल्यूज़ और आइडियाज़ को जो है इवन यानी इंडिया की फ़िल्में चाइना में भी देखी जा रही हैं। तो ये कितनी एक इंटरेस्टिंग मिसाल है। और इसी तरह अगर हम इसको रेनेसांस के कंपैरिजन में देखें तो वो भी तो ग्रीक जो आर्टिस्ट हैं और आइडियाज़ हैं वो उनको स्टडी भी कर रहे थे और उनको कॉपी भी कर रहे थे, लेकिन इतनी अच्छी कॉपी कर रहे थे कि वो कॉपी करते करते उससे बेहतर कॉपी बनाने के काबिल हो जाते हैं। लॉलीवुड 1970s में वॉज 4th लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, यानी पाकिस्तान में भी एक दौर ऐसा था कि जहाँ पर फिल्म की प्रोडक्शन जो है वो बड़े हाई लेवल पर थी और जो पाकिस्तानी कल्चर और वैल्यूज़ और आइडियाज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट थी। पाकिस्तान का जो इम्प्रेशन है वो दुनिया में एक ज़माने में हॉकी चैम्पियंस के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान एक टूरिज़म कंट्री के तौर पे पूरी दुनिया में फ़ेमस था। पाकिस्तान अब क्रिकेट के तौर पे पूरी दुनिया में क्रिकेट के ज़रिए पाकिस्तान का एक नाम है, एक ब्रांड है। लेकिन इसके साथ साथ टेररिज़म, करप्शन, इल्लीगल इमिग्रेशन, इल टॉलरेंट पीपल, तो ये वो तमाम चीज़ें भी हैं जो पाकिस्तान का इम्प्रेशन जो है वो बनती चली जा रही है। एनाटोल लीवन की किताब पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, जो कि हमें बताता है कि वो क्या ये सारे कॉन्सेप्ट्स जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ये तमाम चीज़ें किस तरीके से इनको एज ए वैल्यू और एज एन आइडियाज़ जो है वो एसोसिएट करने की कोशिश की गई, जिससे हम एग्री भी कर सकते हैं, जिससे हम डिसएग्री भी कर सकते हैं, वो एक अलग बहस है। तो यहाँ मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, डू वी हैव एनी आर्ट थिएटर्स? वी माइट बी हैविंग फ्यू ऑफ देम बट नॉट नोन मच as compared to Bhan shows, specific genre which also sort of reflects the choices and sort of preferences of our society are transforming from one source to another. Here I have a very pleasing memory regarding the रफ़ी पीर theatre कि किस तरह से रफ़ी पीर theatre जो था has provided a very a very productive platform कि जहाँ पे different walks of life से जो है वो लोग they come to the place और वहाँ पर वो connect होते हैं
उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए डिफरेंट जो फॉरेनर्स आइडियाज़ और स्टोरीज़ लेकर आ रहे हैं थ्रू थिएटर टू कम्युनिकेट विद द पीपल, विद अपकमिंग जनरेशन, विद किड्स, विद थिंकर्स, विद फिलोसोफर्स एंड विद आर्ट लविंग पीपल एज वेल। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे आइडियाज़ और हमारा कल्चर जो है वो प्रमोट हो, तो उसके लिए हमें एक फ्री आर्टिस्ट की ज़रूरत होगी जो एस्थेटिक्स को और थिंकिंग को प्रमोट करे, जो हमारी इस सॉफ्ट पावर को दुनिया में प्रोजेक्ट करने के लिए फ्रीली काम कर सकें। कंक्लूड करते हैं जॉन एडिसन की एक कोट के साथ, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर बिकमिंग ह्यूमन बींग्स। थैंक यू।